हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज हम आज से स्टार्ट करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रीजनल के साथ देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के लिए हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? नालोक्सोन, डाइसल्फिरम्स, एसिटामिनोफेन, डी क्लोरोडाइजेपोक्साइड। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा कि अल्कोहल विड्रॉल के लिए हम क्लोरोडाइजेपोक्साइड ड्रग्स देते हैं। अब सबका रीजनल देखते हैं हम। फर्स्ट है नालोक्सोन। तो नालोक्सोन किसके लिए काम आता है? नालोक्सोन क्या करता है कि वो ओपोइड की जो इफ़ेक्ट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम नालोक्सोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ओपोइड डोज का जो काउंटर होता है उसमें वो डिक्रीज़ करने के लिए हम नालोक्सोन का यूज़ करते हैं। और ये हम नालोक्सोन IV भी दे सकते हैं। कब देते हैं? और मसल्स में देते हैं और विदिन 5 मिनट में हम नालोक्सोन दे सकते हैं, ठीक है। नालोक्सोन के बारे में। अब सेकंड डाइसल्फिरम। डाइसल्फिरम क्या है कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म में हम यूज़ करते हैं, लेकिन सपोर्टिव मेडिकेशंस के रूप में हम क्रोनिक अल्कोहलिज्म में यूज़ करते हैं। ये क्या करती है कि जो इथेनॉल की सेंसिटिविटी होती है उसको प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? डाइसल्फिरम इथेनॉल की सेंसिटिविटी को प्रोड्यूस करती है। और जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइसल्फिरम क्या करती है? जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? अल्कोहल हैंगओवर इफेक्ट दिखने को मिलती है, ठीक है। चलो थर्ड, पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एजेंट्स है जो हम फीवर में और मॉडरेट पेन में पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। क्लोरोडाइजेपोक्साइड ये क्या है? बेंजोडाइजापिन, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापिन है। और फूड ड्रग्स FDA ने उसको क्या किया? अप्रूव किया है। किसके लिए? हम एडल्ट में माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर एंग्जाइटी है तब हम दे सकते हैं, प्री ऑपरेटिव दे सकते हैं, एंग्जाइटी और अल्कोहल विड्रॉल में हम दे सकते हैं। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा क्लोरोडाइजेपोक्साइड अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में हम दे सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनीमिया विच कोज बाय लैक ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या है वो एनीमिया? कौन सा है कि जो विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन की वजह से और इंट्रिंसिक फैक्टर की न होने की वजह से देखने को हमें मिलता है? एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डायफॉर्मिक एनीमिया और एडिसनियन पर्निशियस एनीमिया। तो उसमें हमारा सही जवाब होगा पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। उसका रीजनल सबका देख लेते हैं। फिर एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? ये प्लास्टिक एनीमिया में हमारे जो न्यू ब्लड सेल्स है वो बनते नहीं है और रेयर कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। अब ये प्लास्टिक एनीमिया कब डेवलप होगा? जब हमारा बोन मेरो डैमेज होगा तब ये कंडीशंस देखने को मिलती है। ये बर्थ टाइम भी देखने को मिल सकती है और रेडिएशन के एक्सपोजर होने के बाद, जैसे कि कीमोथेरापी, टॉक्सिक केमिकल और सम ड्रग्स और इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्लास्टिक एनीमिया देखने को हमें मिलता है। सेकंड नंबर का रेशनल था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या देखने को मिलता है? हमें जो हमारे RBC होते हैं वो क्या होता है? ब्रेकडाउन हो जाते हैं। RBC का ये डिसऑर्डर है, ठीक है। और सिकल सेल डिजीज़ ये इनहेरिटेड है। क्या है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें हमारे RBC सिकल शेप के बन जाते हैं। खास याद रखना, कौन से बन जाते हैं? सिकल सेल के बन जाते हैं। और उसकी वजह से सिकल सेल क्राइसिस भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और डायमॉर्फिक एनीमिया में क्या होता है? ये दो चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से हमें देखने को मिलता है। एक उसमें आयरन डेफिशिएंसी और दूसरा न्यूट्रिशनल मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इन दोनों की वजह से डायमॉर्फिक एनीमिया देखने को मिलता है। ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से देखने को हमें मिलता है। फोर्थ ऑप्शन था हमारा वो पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया क्यों होता है कि RBC डिक्रीज़ हो जाते हैं? क्यों? कि विटामिन B12 हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर नहीं पाती है, ठीक है। इसीलिए उसके अंदर
और ये क्या है, स्टिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है कि हमारे कोई सर्जरी कर रही हो स्टमक की, तो उसकी वजह से लैक ऑफ स्टिक फैक्टर की वजह से देखने को मिलता है, और ऑटो इम्यूनो कंडीशंस की वजह से भी ये देखने को हमें मिलता है। थर्ड क्वेश्चन से हमारा, द जेट ट्रैक मेथड इज यूज फॉर गिविंग IM इंजेक्शन बिकॉज जेट ट्रैक मेथड IM इंजेक्शन के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं? इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टू रिड्यूस द पेन के लिए, फास्ट एक्शन के लिए और सील मेडिकेशंस के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा सील मेडिकेशंस और लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम जेट ट्रैक मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उसका रेशनल। देखो कैसे देते हैं हम। पहले हमें क्या करना होता है, वो स्किन होती है, जो स्किन को हम क्या करेंगे, स्किन को हम ऐसे पुल करके रखेंगे, 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक हम खींच के रखेंगे। ठीक है, और वो स्किन को फिर होल्ड करके रखेंगे और 90 एंगल पे हम ये इंजेक्शंस देंगे। ये क्या करेगी, और फिर हम छोड़ के स्किन को अपनी नॉर्मल जगह में आने के लिए देंगे। ये जेट ट्रैक इंजेक्शंस है। ठीक है, देखो ये जेट ट्रैक मेथड हम कहाँ देते हैं, डायरेक्ट मसल्स में हम इंजेक्ट करते हैं, इसकी वजह से हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं। वो खास एक टेक्निक है जो प्रिवेंट लीकेज के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और सबक्यूटेनियस भी और अंडर स्किन भी हम दे सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, बाउ लेग एंड वाइड रिस्ट आर द फीचर ऑफ, बाउ लेग एंड वाइड रिस्ट फीचर इसको किसमें देखने को मिलती है? CDA डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, ऑस्टियोमोलेसिया, रिकेट्स और पोलियो। तो उसमें हमारा सही आंसर है रिकेट्स में देखने को मिलता है। किसमें? रिकेट्स में देखने को मिलता है। उसका रीजनल हम देख लेते हैं। फर्स्ट CDH में क्या है, ये चाइल्ड के अंदर ग्रो करेगा। किसमें? चाइल्ड के अंदर देखने को मिलता है। और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो डिसलोकेट हो जाता है। उसकी वजह से सॉकेट मूवमेंट के साथ भी स्लीप आउट हो जाते हैं। ठीक है, और सम टाइम कम्प्लीटली डिसलोकेशन हमें देखने को मिलता है CDH में। और जो दूसरा ऑप्शन था हमारा ऑस्टियोमलेशिया, वो क्या है, एडल्ट में देखने को मिलता है और उसमें बोन सॉफ्टिंग हो जाती है। क्या होता है, बोन सॉफ्टिंग हो जाती है और एडल्ट में देखने को मिलता है। और वो किसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है कि लॉन्ग टाइम से विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है, लेकिन वो एडल्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन था हमारा रिकेट्स। तो रिकेट्स किसकी वजह से देखने को मिलता है, वो चिल्ड्रंस में खास करके देखने को मिलता है और बोन की वीकनेस और सॉफ्टनिंग हो जाती है उसमें, वो भी इनएडिक्वेट विटामिन D की वजह से देखने को मिलता है। ऑस्टियोमोलेसिस एडल्ट में देखने को मिलता है और रिकेट्स चाइल्ड में देखने को मिलता है। और विटामिन D की कमी की वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस का। इसकी वजह से क्या होगा, रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन था हमारा पोलियो। तो पोलियो क्या है, तो पोलियो एक वायरल डिजीज़ है और उसमें पैरालिसिस देखने को हमें मिलता है। लेकिन पोलियो को हम पोलियो वैक्सीन देके ट्रीट कर सकते हैं। और एक कैसा होता है, कंटामिनेटेड फूड और कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ नर्स पेशेंट्स फॉल फ्रॉम बेड, दिस टाइप ऑफ इंजरी बिलोंग्स टू। ये नर्स को नहीं होने की वजह से पेशेंट को बेड से गिर जाना, इसको हम क्या कहते हैं, बैटरी, निग्लिजेंसी, टॉट और नॉन। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा निग्लिजेंसी। अब इसका रीजनल देख लेते हैं कि बैटरी हम किसको कहते हैं, कि पेशेंट्स को हार्मफुल तरीके से टचिंग करना, उसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ केयर सेटिंग में उसको टच करना, उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी से नाम से जानते हैं। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन था हमारा निग्लिजेंसी में क्या होता है कि नर्स जो होती है वो पेशेंट्स को केयर देने में फेल हो जाती है। जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक वो केयर दे सकती नहीं है। इसकी वजह से पेशेंट्स को मेंटल और फिजिकल सफ़र होना पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं, निग्लिजेंसी के नाम से जानते हैं। टॉट क्या कहते हैं, टॉट में क्या होता है, एक प्रकार की ये एक्टिविटी है कि जो पेशेंट्स को और दूसरों को इंजरी पहुंचा सकती है। ठीक है, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए जो आपको नॉलेज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड विद ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कि पेशेंट्स की सारे मेडिकल रिकॉर्ड की जवाबदारी किसकी होती है? पेशेंट्स, डायरेक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन, इन विच कंडीशन डिजिटल पल्स इज प्रीफर रेदर देन एपिकल पल्स, किस कंडीशन में डिजिटल पल्स की जगह पे हम एपिकल पल्स लेनी चाहिए? एरिथमिया, शॉक, हाइपरटेंशन और हार्ट ब्लॉक। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा शॉक की कंडीशंस में हमें एपिकल पल्स लेनी चाहिए। अब उसका रेशनल देख लेते हैं। एरिथमिया हम किसको कहते हैं? एरिथमिया जो हमारे हार्ट की इरेगुलर हार्ट बीट होती है उसको हम क्या कहते हैं? एरिथमिया के नाम से जानते हैं। शॉक किसको कहते हैं? शॉक एक क्रिटिकल कंडीशन है। क्या है? क्रिटिकल कंडीशन से उसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है सडनली क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? शॉक कहते हैं। शॉक किसकी वजह से हो सकता है? ट्रोमा की वजह से हो सकता है, हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, और उसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शंस, पॉइजनिंग और सीवियर बर्न्स की वजह से पण ये देखने को मिलता है। ठीक है, और जो हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं? हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन है जो हमारी आर्टरी वॉल पे ज़्यादा प्रेशर आ जाना, फोर्सफुली प्रेशर आ जाना, उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और नॉर्मल बीपी कितना हो जाना? 140 से 90 से आप हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन से नाम से जानते हैं। और सीवियर हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? 180 to 120 को हम सीवियर हाइपरटेंशन से नाम से जानते हैं। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन था हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक को हम दूसरे एवी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है और हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। और जब हमारा ये काम बंद हो जाए तो उसको हम पार्शियली और कंप्लीटली ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा टेकिंग फूड करेक्टली एज पर डाइट प्लान बट देयर वाज नो इंक्रीज इन वेट ऑब्जर्व। क्या कह रहा है? पेशेंट हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा का है, हम उसके डाइट प्लान के अनुसार हम उसको फूड दे रहे हैं, लेकिन उसका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हम करेंगे? ऑब्जर्व पेशेंट्स वाइल टेकिंग मील इन आफ्टर अप टू 2 आवर्स, के पेशेंट्स को हम मील देने के बाद ऑब्जर्व करेंगे, कैलोरी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, 1500 to 2000 कैलोरी इंक्रीज करेंगे, विटामिन टैबलेट ऐड करेंगे और एंगेज देम इन्हीं उसकी एक्टिविटी में उसको एंगेज रखेंगे। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा पेशेंट्स को मील देने के बाद 2 आवर्स तक हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? देख लो उसकी। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर। क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है? पेशेंट्स मीन्स के खाना ज़्यादा लेता है। क्या करता है? वो खाना ज़्यादा लेता है और उसकी वजह से वो बॉडी इमेज डिस्टर्ब होने का खतरा उसको रहता है और अनवांटेड फियर उसमें देखने को मिलता है और ओवरवेट का फियर देखने को मिलता है। इसीलिए हमें पेशेंट्स को बार बार ऑब्जर्व करना है खाने देने के बाद। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन रेगुलर ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी में क्या डिफरेंट है? लो वोल्ट शॉक इज प्रोवाइड, एनेस्थीसिया गिवन, मसल रिलैक्सेशन गिवन, पेन किलर इज प्रोवाइड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, मॉडिफाइड ईसीटी में दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, द सेंसस काउंट इन टेक ओनली वंस इन अ ईयर। सेंसस कितने साल पर किया जाता है? 5, 10, 9 और 8। तो 10 साल में किया जाता है। और सेंसस फर्स्ट हमारा कब हुआ था? 1881 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था। ठीक है, और लास्ट 2011 में हुआ था और 2021 में होने वाला था। ठीक है, सेंसस हम किसको कहते हैं? कि जो कंट्री के लोग होते हैं, जो लाइव लोग होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, ये जॉब के रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं? सेंसस के नाम से जानते हैं। फ्यूनिस इज ऑल्सो नोन एज अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकस और अम्बिलिकल कोड। तो फ्यूनिस को हम अम्बिलिकल कोड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, पेशेंट विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा विल हैव। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? ठीक है, ये अभी क्या ईटिंग डिसऑर्डर है, तो उसमें टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोथर्मिया। तो उसमें क्या देखने को मिलता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन,
इंजेक्शन मॉर्फिन इज गिवन इंट्राथिकल ड्यूरिंग प्रोसीजर फॉर पेन रिलीफ। क्या दे रहे हैं हम? इंट्राथिकल मीन्स कैविटी में दे रहे हैं, मॉर्फिन दे रहे हैं। एनाल्जेसिक यू विल नॉट एडमिनिस्टर, ये देने के बाद हम कौन सी एनाल्जेसिक नहीं दे सकते हैं? पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, ट्रामाडोल और फेंटेनल। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डी, फेंटेनल हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसका रेशनल हम देख लेते हैं कि फेंटेनल क्या है कि ओपियोइड ड्रग्स है। क्या है? ओपियोइड ड्रग्स है और एनाल्जेसिक के रूप से हम जानते हैं। और रैंक कितना दे सकते हैं? फेंटेनल 50 to 100 टाइम मोर मॉर्फिन से ज़्यादा वर्क करता है। क्या? 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा वर्क करता है। और ये कैंसर के पेन मैनेजमेंट के लिए और पेनफुल सर्जिकल ऑपरेशंस के मैनेजमेंट के रिकवरी में हम फेंटेनल का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ फ्रीक्वेंटली विल यू कंडक्ट ब्लड टेस्ट वाइल द पेशेंट इज ऑन रेगुलर क्लोजेपिन। कि पेशेंट्स के रेगुलर क्लोजेपिन चल रहा है तो हम कब ब्लड टेस्ट करवाएंगे? ट्वाइस अ वीक, वीकली, मंथली और नाइट। तो उसमें पेशेंट्स को हमें वीकली ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। ठीक है। नर्स टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड हु इज हैविंग एपिलेप्सी, व्हाट नर्स शुड डू इमीडिएटली। पेशेंट चाइल्ड को क्या हुआ? एपिलेप्सी की कंडीशन हुई है, नर्स इमीडिएटली क्या करेगी? एयरवे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड साइडलाइनिंग पोजीशंस, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू चाइल्ड, डू नथिंग एंड रिकॉर्ड द एपिलेप्सी टाइप एंड ड्यूरेशंस, इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट एपिलेप्सी एंड रिकॉर्ड नर्स। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा क्या? फर्स्ट एयरवे मैनेजमेंट करेगी और साइडलाइनिंग पोजीशंस प्रोवाइड करेगी। अगला क्वेश्चन, वाइक्रिल 30 इज नेचुरल एब्सॉर्बेबल, सिंथेटिक नॉन एब्सॉर्बेबल, सिंथेटिक एब्सॉर्बेबल और नेचुरल नॉन एब्सॉर्बेबल। तो वाइक्रिल 30 क्या है? सिंथेटिक एब्सॉर्बेबल है। ठीक है, उसका रेशनल देखो। वाइक्रिल सुचर किसके लिए हम यूज़ करते हैं? जनरली लाइगेशंस के लिए, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर लाइगेशंस के लिए वाइक्रिल 30 का यूज़ किया जाता है। ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर के लिए, कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल टिश्यू के लिए हम वाइक्रिल 30 का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, BMW मैनेजमेंट ऑफ वायल एंड ब्रोकन एम्प्यूल डिस्कार्डेड इन। बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर ब्रोकन वायल एम्प्यूल हम कहाँ डालेंगे? ब्लू डस्टबिन, रेड डस्टबिन, ब्लैक डस्टबिन और ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर। तो वायल और ब्रोकन हम किस में डालेंगे? ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर हम डालेंगे। ठीक है, BMW के अंदर एक क्वेश्चन आता है, उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये याद रखना, रेड डस्टबिन में कि जो प्लास्टिक होता है, IV ट्यूब्स वगैरह प्लास्टिक का जो हम यूज़ करते हैं सब उसमें रेड बीच में आएगा। ठीक है, और येलो का खास पूछा जाता है। येलो में प्लेसेंटा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, फिर ड्रेसिंग मटेरियल, वो सब किस में आता है? येलो में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पेशेंट विद DVT इज एडवाइज लो मोलिकुलर हेपेरिन, एट विच साइड नर्स विल एडमिनिस्ट्रेट दिस। पेशेंट को क्या देना है? DVT वाला पेशेंट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाला पेशेंट है, उसको हमें लो मोलिकुलर हेपेरिन देना है। तो किस साइड पे देंगे? तो हम देंगे सबक्यूटेनियस देंगे उसको। ठीक है, देखो वो हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन है, वो थ्रोम्बोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। कोविड में सबको दिया हुआ है हमने। ठीक है, और वो थ्रोम्बोसिस के रिस्क को क्या करती है? कम करती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट डायग्नोज टू है फ्लूइड एंड एयर प्रेजेंट इन लंग्स। पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया हुआ है और उसके लंग्स में क्या है? फ्लूइड और एयर भरा हुआ है। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे? हिमोथोरेक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स। तो उसमें फ्लूइड और एयर दोनों है, तो ऐसा ऑप्शन का है हाइड्रो मीन्स वाटर, न्यूमो मीन्स एयर। तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। अगला क्वेश्चन, 90-year-old अनमेरिड गर्ल्स कैम टू गायनेक OPD फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो उसमें क्या करना है? हमें सर्वाइकल कैंसर की कौन सी वैक्सीन हमें देंगे? गार्डासिल, TCV, बेक्सेरो, HPV। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा गार्डासिल वैक्सीन हम देंगे। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट द टाइम व्हाट सेंसस डन। कि हम सेंसस कब करते हैं? डे टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नॉन ऑफ द अबव। उसमें हमारा सही आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। हम कब करते हैं? मिडनाइट में सेंसस करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना। 22 क्वेश्चन, द पेशेंट पोस्टेड ऑफ सर्जरी एडवाइज टू रिमूव ज्वेलरी बिकॉज टू मेंटेन war एथिक्स, ऑपरेशन थिएटर एथिक्स, इट कोज बर्न्स टू पेशेंट विद यूज ऑफ कॉटरी। कॉटरी के दौरान पेशेंट बन
बंस हो सकता है टू प्रिवेंट थेफ्ट, चोरी ना हो इसलिए, टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस टू सर्जन के सर्जन को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए। लेकिन ज्वेलरी रिमूव करने का मेन मकसद, मेन एम क्या है, कोटरी के दौरान पेशेंट को बंस हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एन एंटीनेटल मदर इज एडमिटेड विद कंप्लेन ऑफ एक्लेम्सिया, व्हाट विल द लोडिंग डोज ऑफ MgSO4 इज गिवन पेशेंट। पेशेंट कौन सा एक्लेम्सिया का पेशेंट से कंप्लेन के साथ आए, हमें MgSO4 देना है तो कितना देंगे, 4 ml इन 6 ml NS, 8 ml इन 12 ml ऑफ NS, 6 ml इन 14 ml ऑफ NS, 2 ml इन 18 ml ऑफ NS। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा 8 ml इन 12 ml ऑफ NS। उसका एक्लेम्सिया का एक क्वेश्चन आता है, हम देख लेते हैं उसका रेशनल, कंपलसरी आता है। एक्लेम्सिया क्या है, एक्लेम्सिया के अंदर हाइपरटेंशन के साथ साथ सीजर्स देखने को हमें मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्री एक्लेम्सिया के नाम से जानता है। उसमें ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, 140 to 90 से अबव देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और एक्टिव सीजर्स में हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, और मैग्नीशियम MgSO4 का एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है। क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट उसका एंटीडोट है। लोडिंग डोज कितना देंगे हम, 8 ml इन 12 ml एस पर डॉक्टर ऑर्डर मुजब हम देंगे। ठीक है, अब प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंट्स में हम क्या करवाएंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है IMPA, कंप्लीट बेड रेस्ट हम करवाएंगे। और डेंजर साइन में क्या क्या देखने को मिलेगा, हेडेक, ब्लर विजन्स एंड अपर एब्डोमिनल पेन, ये डेंजर साइंस में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या क्या होता है। देखो, प्री एक्लेम्सिया में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 190 के बीच रहता है और प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है। सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर डायस्टोलिक प्रेशर कितना, 110 देखने को मिलता है, और ऊपर जो हमने बताया उसमें 1 डेंजर साइन प्रेजेंट होता है। एक्लेम्सिया में डायस्टोलिक प्रेशर टू कन्वल्जन और अनकॉन्शियस कंडीशन और डायस्टोलिक प्रेशर 290 देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच लियोपोल्ड मैन्यूवर इज यूज्ड टू असेस द फीटल एटीट्यूड ड्यूरिंग एब्डोमिनल पाल्पेशन फॉर ANC मदर। फीटल एटीट्यूड को देखने के लिए हम कौन सा पाल्पेशंस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा फोर्थ पाल्पेशंस करेंगे। ये पाल्पेशंस की वजह से हमें क्या होता है, बच्चे की पोजीशंस, प्रेजेंटेशंस, ठीक है, एटीट्यूड सब हमें पता चलता है। उसमें जो फर्स्ट हम करते हैं फ्रंटल पाल्पेशंस, लेटरल पाल्पेशंस, पेल्विक पाल्पेशंस और डीप पेल्विक पाल्पेशंस, ये हम 4 तरीक़ों से हम करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अ पेशेंट डायग्नोज विद HIV रिफ्यूज टू डिस्क्लोज टू HIV स्टेटस प्रोवाइड विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द डॉक्टर। पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, पेशेंट HIV का है और वो बता रहा है वो किसी को बताए नहीं, उसको वाइट बुक को भी ये बात का पता न चले, तो उसके लिए डॉक्टर ये अप्रोप्रिएट एक्शंस क्या है, कीप द इन्फॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, कि उसकी इन्फॉर्मेशन हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसकी वाइफ को हम सेक्रेटली बताएंगे, काउंसिल हिम एंड मेक हिम विलिंग टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन टू वाइफ, तो उसके काउंसिल करेंगे, और कि जब तुम्हारी मर्जी होगी तब हम ही तुम्हारे वाइफ को बताएंगे। D1, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करना न भूले, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हम मॉक टेस्ट स्टार्ट किए और आने वाली नॉर्सेट 6 और हर एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन रेशनल के साथ लाऊंगा, इसीलिए आप वीडियो पूरा देखना और मुझे मोटिवेट के लिए आप लाइक और शेयर करते रहिए। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा काउंसिल हिम एंड मेक हिम विलिंग टू डिस्क्लोज का, जब तक आप नहीं बताएंगे तब आप तो वाइफ को नहीं बताएंगे। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू।